कि इस मुल्क में जानवरों की गिनती होती है, बाघ की गिनती होती है। बताया जाता है कि इस देश में इतने बाघ बचे हुए हैं। घड़ियालों की गिनती होती है। यहां तक कि इस मुल्क में बड़ी मेहनत से डॉल्फिन की भी गिनती होती है। बताया जाता है कि घाघरा नदी में अब इतनी डॉल्फिन बची हुई हैं या इतनी बढ़ गई। आखिर कौन सी मजबूरी है कि पूरे मुल्क के लगभग 60% से अधिक पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही। पिछड़ों की गिनती सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही है कि जिस दिन पिछड़ों की गिनती होगी उस दिन ये बात भी पूछा जाएगा कि अगर पिछड़ों की आबादी 60% है तो देश के 40 विश्वविद्यालयों में क्या कोई इकलौता ओबीसी प्रोफेसर क्यों नहीं बन पा रहा है। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर पूरे 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ 3% क्यों हैं। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि इस देश में सैकड़ों मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में सिर्फ 7% दलित, पिछड़ा और आदिवासी मिलाकर हैं, यह सब क्यों है। आज़ादी के इतने अरसे बाद 70 साल बाद हम जब बोल रहे हैं तो हमने देखा है कि जातिवाद की जड़ें हिंदुस्तान की सियासत में मजबूत हुई हैं और हिंदुस्तान की जो सामाजिक ताना बाना है उसमें जातियों की, जो कमज़ोर जातियां हैं, जो गरीब जातियां हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो नौकरियों में नहीं है, वो या तो दलित हैं या पिछड़े हैं या आदिवासी वर्ग के लोग हैं। मेरे बोलने से पहले एक वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि इस मुल्क में जानवरों की गिनती होती है, बाघ की गिनती होती है। बताया जाता है कि इस देश में इतने बाघ बचे हुए हैं। घड़ियालों की गिनती होती है। यहां तक कि इस मुल्क में बड़ी मेहनत से डॉल्फिन की भी गिनती होती है। बताया जाता है कि घाघरा नदी में अब इतनी डॉल्फिन बची हुई हैं या इतनी बढ़ गई। आखिर कौन सी मजबूरी है कि पूरे मुल्क के लगभग 60% से अधिक पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही। पिछड़ों की गिनती सिर्फ इस वजह से नहीं हो रही है कि जिस दिन पिछड़ों की गिनती होगी उस दिन ये बात भी पूछा जाएगा कि अगर पिछड़ों की आबादी 60% है तो देश के 40 विश्वविद्यालयों में क्या कोई इकलौता ओबीसी प्रोफेसर क्यों नहीं बन पा रहा है। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर पूरे 40 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ 3% क्यों हैं। उनसे सवाल पूछा जाएगा कि इस देश में सैकड़ों मंत्रालय हैं, उन मंत्रालयों में सिर्फ 7% दलित, पिछड़ा और आदिवासी मिलाकर हैं, यह सब क्यों है। ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरी जो बुनियादी बात है, मेरे दलित समाज के लोग भी खड़े हैं, माइनॉरिटी समाज के मुसलमान साथी भी खड़े हुए हैं। आप लोग इस मामले में भाग्यशाली हैं कि आप लोगों की गिनती आपको मालूम है। एक विधानसभा में कितनी दलित आबादी है ये जब जनगणना होती है तो पता चल जाता है। एक विधानसभा में कितने मुसलमान हैं, कितने माइनॉरिटी के लोग हैं, इस बात को भी जो है डेटा से निकल आता है। लेकिन एक विधानसभा में कितने ओबीसी समाज के लोग हैं ये किसी को जानकारी नहीं होती। तो इसीलिए जब पॉलिटिकल पार्टियां अपना सर्वे करवाती हैं तो अखबारों में निकलता है कि यहाँ ब्राह्मण इतना है, कुर्मी इतना है, यादव इतना है, छत्री लोग इतने हैं। सब आंकड़े हवा हवाई होते हैं, किसी को कोई जानकारी नहीं होती है। जिनकी लॉबी तेज है, जिनके लोग मीडिया में बैठे हैं, उनकी जातियां बढ़ा चढ़ा के बता दी जाती हैं। अगर जातिगत जनगणना हो जाती तो ये पता चल जाता कि भाई कोराम विधानसभा में कितने कुशवाहा जी लोग हैं, कितने निषाद हैं, कितने मलाह केवट हैं, कितने कुर्मी लोग हैं, ताकि इन जातियों की भी लोकतंत्र में टिकट मांगने की भागीदारी और दावेदारी और मजबूत हो जाती है। साथियों, इसलिए हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो। बहुत सारे लोगों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है,
बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इससे समाज में वैमनस्यता फैलेगी। हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, इससे कोई सामाजिक वैमनस्यता को खतरा नहीं है। ये तो हक और अधिकार की लड़ाई है। अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी तो ये पता चलेगा कि कौन सा समाज कितना गरीब है, किस समाज के लोग आर्थिक तौर पे पिछड़े हैं, उनका एक इलाज हो जाएगा। जैसे एक मरीज जब किसी अस्पताल में जाता है तो उसकी बीमारी जब पता नहीं चलती है तो डॉक्टर कहता है कि इनका एक्सरे करवाइए। उसी तरीके से इस देश में जो गरीबी है, जो इस देश को चाट रही है, जो इस देश को बर्बाद कर रही है, जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार का आलम है, अगर जातिगत जनगणना होगी तो इस देश का एक एक्सरे हो जाएगा और आप सारे लोगों को पता चल जाएगा क्या कि किस समाज को किस चीज की जरूरत है, किसको एजुकेशन की कमी है, कौन आर्थिक तौर पे कमजोर है। तो इस जातिगत जनगणना सिर्फ सामाजिक न्याय का नाम नहीं है। जातिगत जनगणना इस देश को, देश निर्माण को मजबूत करने की एक परियोजना है, एक प्रोजेक्ट है। इस सपने को भारत सरकार को पूरा करना होगा। साथियों, 35 साल में सिर्फ बदनाम किया हमने, उनको वोट देकर, नोट देकर सत्ता में भेजा, लेकिन जब ये सत्ता में पहुंचे तो इन्होंने सबसे पहले अपनी हकदारी अपने परिवार के प्रति दिखाई। अब सबसे पहले जो फायदा है अपने परिवारों को पहुंचाया या एक विशेष इलाके को पहुंचाया। साथियों, इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अखिलेश यादव की सरकार थी और उस सरकार में त्रिस्तरीय आरक्षण पे रोक लगा दी गई थी। इलाहाबाद की सड़कों में पूरे मजबूती के साथ हम लोगों ने उस लड़ाई को लड़ा। यहाँ के हजारों नौजवानों के ऊपर अखिलेश यादव के शासनकाल में बर्बर लाठी चार्ज हुआ है। साथियों, आज समाजवादी पार्टी भी घूम घूम कर बोल रही है कि हम सामाजिक न्याय कराना चाहते हैं। उनके एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो पिछड़े समाज से आते हैं, वो घूम घूम के रामचरितमानस की चौपाइयां पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं कि इसमें ये बात गलत लिखी है, ये बात सही लिखी है। लेकिन जो ओबीसी के आरक्षण बढ़ाने की बात है, समाजवादी पार्टी के पास इतनी हैसियत नहीं है कि वो खुले मन से इस बात को बोल सके कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ा देंगे। साथियों, समाजवादी पार्टी सिर्फ पिछड़ों के आंदोलन को, पिछड़ों के सामाजिक न्याय के मूवमेंट को एक गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर इतने ही बड़े नेता हैं तो बताओ उनकी बेटी भाजपा में, भारतीय जनता पार्टी में क्या कर रही हैं। अगर इतने मिशन के लोग हैं तो अपनी बेटी से इस्तीफा दिलवाकर उनको सड़कों पर घुमाएं, क्या और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत किया जाए। ये लोग सत्ता के लोग हैं। साथियों, बहुत सारे लोग, चुनाव आ गया है, बहुत सारे लोग पिछड़े बनकर आएंगे। यहाँ इलाहाबाद के एक नेता हैं, हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब पढ़ाई करते थे तब वो विधायक हुआ करते थे और उनके विरोध में तमाम नारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगा करता था। अब उस समय ये स्टूल मंत्री, माफ करेगा, वो क्या है, डिप्टी मिनिस्टर हैं। उनको भारतीय जनता पार्टी ने जब कोई पिछड़ा नेता बोलता है तो उनको आगे कर दिया जाता है कि मौर्य जी मोर्चा ले लीजिए। लेकिन जब कुर्सी पर बैठाने की बात होती है तो दो सोफों के बीच में उनको एक स्टूल पे बैठा दिया जाता है। ये पिछड़ों की हैसियत है इस सरकार में। इस बात को मौर्य समाज के लोग याद रखें। साथियों, एक संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद जी अभी निषाद समाज के बीच में, हमारे राजीव लोचन निषाद जी बैठे हुए हैं, फतेहपुर से आप आते हैं। पूरे निषाद समाज में घूम घूम के कह रहे हैं कि जहां पे निषाद राज का मंदिर है उसके बगल में जो मस्जिद है उस मस्जिद को निषाद समाज के लोग गिराने का काम करेंगे। अरे भाई, तुम्हारा बेटा सांसद बनेगा और निषाद समाज के लोग दंगाई बनाने का काम कर रहे हो, ये निषाद समाज माफ नहीं करेगा। निषाद समाज ने संजय निषाद को वोट दिया, नोट दिया, पार्लियामेंट में इनके बेटे को पहुंचाया, इनको मंत्री बनवाया, लेकिन 5 साल इनके मुंह में दही जमी रही। अब जब वोट आ गया है तो बोल रहे हैं कि निषाद लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। हम कह रहे हैं कि आरक्षण, जातिगत जनगणना कराओ,
जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उनका आरक्षण दे दो। लेकिन संजय निषाद जी एक खेल करना चाहते हैं, वो एक पीढ़ी को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। जिन मलाहों के हाथों में यहाँ के ठेके होने चाहिए थे, बालू की खदानें होनी चाहिए थी, मछली मारने का हक होना चाहिए था, नदियों पर अधिकार होना चाहिए था, उन मलाहों के बेटों के हाथों में ये लाठी और भाला बंदूक थमाना चाहता है। ये अगर समाज में आप लोगों के आए, पिछड़े नेताओं, पिछड़े समाज में अगर ये लोग आए तो इनसे सवाल पूछने की जरूरत है कि भाई तुम अपने बेटे को सांसद बनाना चाहते हो, विधायक बनाना चाहते हो, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम हमारे बेटों बच्चों को दंगाई तो नहीं बनाओ। साथियों, ये सारी बातें हैं, हम लोग पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, लंबी लंबी भाषण कर रहे हैं, बातों को रख रहे हैं। पिछड़े समाज से जिस समाज को मैं संबोधित कर रहा हूं, मैं आपका बेटा हूं, आपके समाज से मैं आता हूं। आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे समाज के अंदर भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं। वैचारिक तौर पर हमारा समाज अंधा हो चुका है, हमें इस बात को सचेत होना चाहिए। आप देख लो, जितने भी ऊंची जातियों के लोग हैं, क्या वो किसी दंगे में शामिल होते हैं? क्या साजिशें रचते हैं लेकिन शामिल नहीं होते हैं। शामिल कौन होते हैं? मौर्य जी, यादव जी, कुशवाहा जी, जाट जी, गुजर साहब, ये लोग दंगाई बन जाते हैं। लेकिन चुनाव आता है तो हिंदू बन जाते हैं। जब चुनाव खत्म हो जाता है तब बेचारे पिछड़े बन जाते हैं, तब कहते हैं कि हमारी फला वैकेंसी में हमारा जो है सीट हमको नहीं मिल रही है, फला बैकलॉग की भर्ती है वो हो नहीं रही है, हमारे जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं। मैं कहता हूं कि पिछड़े होने का जो अस्तित्व है, जो ज्ञान है, जो आपकी अस्मिता है, ये चुनाव में ही क्यों याद आती है? आप इस बात को हमेशा याद रखो कि आप पिछड़े समाज से आते हो, आपको हिंदुत्व की चाशनी में लपेट कर कोई एक वोट बैंक में तब्दील करना चाहता है। ऐसी पार्टियों को भी आपको चिन्हित करने की जरूरत है, उसे सजग रहने की जरूरत है। आखिर में अपनी बात में खत्म कर रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चुनाव करीब है। तमाम तरीके के लोग, खास करके ओबीसी समाज के लोग भी भाजपा का झंडा डंडा लेके आपके बीच में आएंगे, तो उनसे पूछिएगा कि भाई हमारे आरक्षण पे तुम क्या सोचते हो। उनसे पूछिएगा कि भाई बताओ, इतने दिन सत्ता में मलाई काट रहे थे, जब दलितों का, पिछड़ों का, अकलियत समाज के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तब तुम कहाँ थे। उनसे पूछिएगा कि जब दलितों, पिछड़ों के नौजवानों को अपराधी बनाकर उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा था, तब तुम समाज में कहाँ थे। उनसे पूछिएगा कि जब बाबा साहब के संविधान पर हमला हो रहा था, जब बाबा साहब के संविधान में लिखे गए एक एक अक्षर को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ख्वाब देख रही थी, साजिश रच रही थी, तब तुम भारतीय जनता पार्टी में चाकरी क्यों कर रहे थे।